मॉर्निंग क्लास 8। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पढ़ रहे थे हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। आज हम करेंगे, हमारा सब टॉपिक है एनेक्सेशंस ऑफ मैसूर एंड मराठा। इसके पहले हमने इन्हें डिस्कस किया था, द बैटल ऑफ पलासी, द बैटल ऑफ बक्सर्स। आज हम करेंगे एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठा, किस तरह से इन्होंने एनेक्स किया था, मतलब कब्ज़ा किया था मैसूर के ऊपर। तो ये जो स्टार्टिंग में अभी हमने जितना भी देखोगे ना बेटा, कि पहले जैसे बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद बैटल ऑफ पलासी, उससे पहले जो पैराग्राफ आ रहा है, तो पहले वो इंट्रोडक्शन पूरा बता दे रहे कहानी को, फिर बाद में वो वापस उससे डिटेल में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि 18th सेंचुरीज में क्या हुआ। यहाँ पर कहा गया कि टर्न ऑयल मीन्स पूरे हमारे देश के अंदर जो थी वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई, हमारे सब कंटिनेंट के अंदर। क्यों? ये सब कंटिनेंट किसे कहते हैं? तो जब एरिया सराउंडेड, यहाँ पे हमने देखा, हम आगे कंटिनेंट किसको बोलते हैं? व्हेन अ लार्ज एरिया वाज सराउंडेड बाय वाटर इन ऑल द साइड्स, 4 साइड्स, उसको कंटिनेंट कहते हैं। तो इंडिया वाज सराउंडेड बाय 3 साइड वाटर, 3 ओशंस है यहाँ पर। तो इसी तरह से इंडिया वाज कॉल्ड एज अ सब कंटिनेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एशिया, और वो साउथ नीचे है। तो इसी तरह से मेनली इंडिया इज ऑल्सो हैविंग वाटर इन 3 साइड ऑफ इट्स लैंड, तो इसके लिए इसको सब कंटिनेंट के नाम से कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि इस तरह से इंडियन सब कंटिनेंट में ये बहुत कुछ उथल पुथल हो रही थी। ऑल्दो द सेंचुरी ओपन विद, कहा गया इस सेंचुरी में बहुत कुछ देखने को मिला। 18th सेंचुरी बिगनिंग होती है तो हमने क्या देखा? मच ऑफ द सब कंटिनेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल पीरियड और मुगल अम्पायर, कि उस समय मुगल अम्पायर ने उस पर कंट्रोल कर लिया। फिर हमने देखा उसी में द डेथ ऑफ अम्पायर, मुगल अम्पायर का औरंगज़ेब कब हुआ? तो अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल अम्पायर जो था, उसमें क्या देखा कि उस समय जो मुगल अम्पायर ऑलरेडी वो रूल कर रहे थे, करते करते 18th सेंचुरीज के एंड में देखा गया मुगल में लास्ट जो पावरफुल रूलर था औरंगज़ेब, उसकी पावर किस तरह से धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। रिजल्टेड इन द फ्रैक्चरिंग ऑफ द अम्पायर, मतलब टूटने लगे, बिखरने लगे, अलग अलग, एक बड़ा एरिया धीरे धीरे टूटने लगा, और ये अलग अलग राज्य अलग अलग वापस जो एक होके था, जिसको पहले मुगल्स ने एक करके रखा था, वो टूट के अलग अलग हो गया, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ें हमने देखी, दैट वाज इन द 18th सेंचुरी। फिर साथ में एज अ स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, हमारे वाइस रॉय के बीच में स्ट्रगल देखेंगे हम, लोकल रूलर्स जो आपस में लड़ेंगे, अपनी अपनी एरिया लेके वो उसके बीच में लड़ेंगे। फिर हमने ये भी चीज़ें यहाँ पे देखा कि फ्रेंच एंड ब्रिटेन के बीच में भी लड़ाई, कार्नेटिक वॉर अभी हुआ था, 3 कार्नेटिक वॉर। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कार्नेटिक वॉर 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसकी थी? वो ब्रिटिश की थी, जो वो फ्रांस लड़ रहे थे अलग अलग तरीके से, अलग अलग, इवन साथ में वो थे, साथ में फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे लोकल रूलर भी, और ब्रिटिश को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली वो लड़ रहे थे। तो ये कार्नेटिक वॉर हमने देखा। फिर साथ में थर्ड कार्नेटिक वॉर में टोटली जो देखा हमने कि पूरा पावर जो था मेनली वो अब किसके अंदर में आ गया? फ्रांस जो था उसको कुछ एरिया दे दिया गया ब्रिटिश ने, और पूरा एरिया जो था कंट्रोल किसने करना शुरू किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इसी तरह से थर्ड कार्नेटिक वॉर के थ्रू पता चलने लगा कि ब्रिटिशर्स ने अपनी अच्छी खासी जड़, अपनी मतलब फुट जो थी स्ट्रॉन्ग कर चुके थे, क्योंकि उसके अंडर में बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स उनके अंडर आ चुका था, जहाँ पे वो रूल करने के लिए शुरुआत। साथ साथ उन्होंने, बट दे ऑल्सो हैड मार्जिनलाइज्ड, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो लोकल रूलर्स थे, बट नॉट एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर कॉलोनियल पावर। तो यहाँ पे हमने लोकल रूलर के साथ साथ हमने फ्रांस, उनको कुछ एरिया दिया गया था, डच को कुछ एरिया दे दिया गया था कि वो रूल करे। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया कि उन्होंने इन लोगों को नहीं हटाया, इनको एकदम ख़त्म नहीं किया। लोकल जो कॉलोनियल रूलर्स थे, डच एंड फ्रेंच, इनको कुछ एरिया दे दिया गया ताकि वो उस एरिया में रूल करे और वो ब्रिटिशर्स के काम में इंटरफेरेंस ना करे। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ, देयर विल बी अ 3 कंटिन्यू जो वॉर होगी 3 डेकेड्स, मतलब लास्ट 3 डेकेड्स के अंदर जो वॉर हुई है मैसूर में।
तो वो वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें इंडिविजुअली। तो ये तो इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है। अब ये वॉर किसके बीच में होगा? ये होगा किंगडम ऑफ मैसूर वन साइड में रहेंगे, दूसरे साइड में ब्रिटिश रहेगा। और ब्रिटिशर्स के साथ साथ जिस तरह से कहा गया मराठा एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये मराठा एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और मैसूर के साथ लड़ेंगे। तो इसी तरह से हैदर अली जो थे रूलर ऑफ मैसूर, और उनके सक्सेसर उनका बेटा जो था बाद में बना टीपू सुल्तान, इन्होंने 4 एंग्लो वॉर लड़ाई जो हुई, 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। और इसी तरह से इस लड़ाई में द फोर्थ जो हुआ था वॉर ऑन फोर्थ कन्फ्रंट जो हुई थी वेस्ट साउथ ईस्ट, वाइल द मराठा एंड द निज़ाम फोर्स अटैक फ्रॉम द नॉर्थ। तो इस तरह से देखा गया कि हैदर अली और जो टीपू सुल्तान दे फोर्ट, उन्होंने मोस्टली कोशिश किया था वेस्ट के साइड, साउथ के साइड, ईस्ट के साइड लड़ना। अब वो लड़ रहे थे। नाउ अगेन, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस तरह से वो रोज होते 3 एरियाज़ के थ्रू। 3 एरिया मतलब यहाँ पे उन्होंने लड़ाई किसके थ्रू लड़ाई की? फ्रॉम वेस्ट साइड, फ्रॉम साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट। और वहीं पर ही इन्होंने निज़ाम और मराठा जो थे, इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, हैदर अली मतलब इनके ऊपर, मैसूर के ऊपर। और इसी तरह से रिजल्ट ये हुआ, द फोर्थ वॉर रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ द हाउस ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। जो इन दोनों को ये जो है मतलब मैसूर जो है हार गया, और एरिया जो था किसके अंदर चला गया? ब्रिटिशर्स के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ये पूरा एरिया, ये राज्य उनके अंदर चला गया। तो इस तरह से जो है अब हम जो हमने अभी इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, ठीक है, ओवरऑल की क्या कहानी थी अब तक। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये टीपू सुल्तान और हैदर अली की जो लड़ाई हुई किस तरह से हुई, किसके साथ हुई, अब ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहला स्टार्टिंग में टॉपिक के पहले जो बताया वो आपका इंट्रोडक्शन था। तो अब देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो है क्या था, उन्होंने क्या क्या किया। तो टीपू सुल्तान को मोस्टली लोग टीपू साहब के नाम से या फिर टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी बोलते थे। तो ही वॉज द रूलर किंगडम ऑफ मैसूर के। और ये इन्होंने कहा कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस रॉकेट आर्टरी, मतलब जो आर्टरी होती है, तीर होती है जिस तरह से, लेकिन उन्होंने इसमें आग लगा के, जिस तरह रॉकेट फायर करता है आग लगी हुई रहती है, तो इस तरह से ये सिस्टम जो था इन्होंने शुरुआत की थी। एक न्यू टेक्नोलॉजी था जो ये इनोवेशन किसने किया था? टीपू सुल्तान ने की थी अपने समय में, अपने राज में। और इन्होंने साथ साथ कॉइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, कैलेंडर सिस्टम यूज़ किया, फिर न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो धीरे धीरे इन्होंने कुछ अच्छा बदलाव लेके आए थे अपने किंगडम्स के अंदर। फिर सिल्क इंडस्ट्री इसके समय में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, आयरन कास्ट एक्सपैंड ज़्यादा, आयरन वर्क ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, रॉकेट इस तरह से मैसूर रॉकेट के नाम से। तो इस तरह से ये चीज़ें इन्होंने यूज़ की थी अपनी लड़ाई में, अपनी मिलिट्रीज़ को भी इन्होंने ट्रेन किया था, ताकि इस सब चीज़ों को आयरन के किस तरह यूज़ करेंगे, रॉकेट के अंदर रॉकेट आर्टरीज़ में आयरन का किस तरह से काम हो सकता है, तो मैनुअली किस तरह से जो है काम होता है, तो उसको मैनुअल नहीं करके। तो ये तो जो कमांडर थे, कमिश्नर थे फतहुल मुजाहिदीन, उनके थ्रू। तो ये सारा चीज़ें उनको जो थे टीपू सुल्तान ने, ये सब चीज़ें टीपू सुल्तान ने थोड़ा सा न्यू इन्वेंशन अपने समय के थ्रू देखा गया, तो वो बहुत नया था। साथ साथ इन्होंने क्या किया, डिप्लॉय द रॉकेट अगेंस्ट। तो उन्होंने ये रॉकेट सिस्टम किसके अगेंस्ट में यूज़ किया? ब्रिटिश फोर्स के और उसके एंड द अलायंसेस, क्योंकि जो भी लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिले थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो अलायंसेस हो गए, तो इसीलिए एंड द अलायंसेस। और ये यूज़ कब हुआ था? एंग्लो वॉर के थ्रू उन्होंने यूज़ किया था, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ पोलिलूर एंड सीज ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ये दोनों ही लड़ाई ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी, ये दोनों ही लड़ाई ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी किसके किसके साथ? मैसूर के साथ, ठीक है। He was embarked as an ambitious economic development program that established Mysore as a major economic power, with some of the world's highest real wage and living standard in the late 18th century. तो कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने रियल में अपने समय में उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया था अपने स्टेट का, अपने राज्य का, और इकोनॉमिक पावर जो है बहुत ही अच्छा बढ़ाया था
वेज पावर और लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की जो आर्थिक स्थिति सुधारी थी, और रहन सहन कि अगर लोग अच्छा कमाएंगे तो अपना अच्छा खर्च करेंगे, तो इसी तरह से ये कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि ये जो वॉर शुरू हुई थी ये किस तरह से हुई थी। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ वो किसके बीच में हुआ, और तो द फर्स्ट एंग्लो वॉर वाज सॉ हैदर अली गेन सम मेजर्स ऑफ सक्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो पहली लड़ाई जो हुई वो हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता थे, फादर थे, ऑलमोस्ट कैप्चरिंग मद्रास। तो इन्होंने मद्रास को कैप्चर किया, क्योंकि मद्रास किसके अंदर था, ब्रिटिशर्स के अंदर था। द ब्रिटिश कन्विंस द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके से रूल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वापस ब्रिटिश ने क्या किया, निज़ाम को कन्विंस किया कि आप हैदर अली के साथ हमारे साथ हो जाओ और हैदर अली से लड़ाई करेंगे। तो ब्रिटिश ने कन्विंस किया निज़ाम को, निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू अटैक हैदर। बट निज़ाम जो थे बाद में चेंज कर गए कि वो नहीं, वो ब्रिटिशर्स को नहीं, उन्होंने क्या किया, हैदर अली को सपोर्ट किया। दैट वाज द टेम्प्ररी, लेकिन ये टेम्प्ररी था, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने उनको लालच दिया था तो बाद में हैदर अली ने भी दिया, इसीलिए वो क्या करे, वो हैदर अली को ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो टेम्प्ररी था, दैट वाज कॉल, इसीलिए क्योंकि वो बाद में फिर वापस ब्रिटिशर्स को भी नाराज़ नहीं कर सकते थे। सो द निज़ाम साइन अ न्यू ट्रिटरी विद द ब्रिटिश इन फरवरी। तो इसी तरह से निज़ाम को फिर बाद में निज़ाम ऑफ हैदराबाद को ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक समझौता करना पड़ा था। ना हैदर डिड कंटेंट विद द ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी अटैकिंग ऑन द वेस्ट। तो हैदर ने क्या किया, उसने बॉम्बे जो था विद द ब्रिटिश बॉम्बे, जो बॉम्बे ब्रिटिश के अंदर थी, जो आर्मी थी ब्रिटिशर्स की बॉम्बे में, उस पर अटैक किया वेस्ट में। एंड अ मद्रास आर्मी अटैकिंग, और मद्रास में भी उन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट जो एरिया थी मद्रास की, उस एरिया में, क्योंकि मद्रास जो ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया एरिया, डायरेक्शन बता दिया गया। तो वेस्ट में मुंबई हो गई, तो उन्होंने मुंबई को अटैक किया। तो इसी तरह से हैदर ने मद्रास एंड बॉम्बे में अटैक करवाया। हाउएवर हैदर अटैक टुवर्ड मद्रास, लेकिन जो उसका अटैक मद्रास की तरफ जो था वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण द मद्रास गवर्नमेंट, तो फिर मद्रास गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी मद्रास में जो रूल कर रही थी, उस एरिया को कंट्रोल करके रखा था, उन्होंने कहा कि वो लड़ाई नहीं करना चाहते, वो शांति चाहते हैं। और इसी तरह से उनके बीच में एक ट्रिटी हुई, द ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन हुई, समझौता। ठीक है, तो हमेशा युद्ध के बाद एक समझौता साइन होता है, एक ट्रिटी साइन होती है, जहाँ पे दोनों पक्ष जो लड़ते हैं, दोनों साइड के लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी बातों को सामने रखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आगे से क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से ट्रिटी इन दोनों के बीच में हुई। ठीक है, फिर ये पहला वॉर हो गया। सेकेंड वॉर में क्या हुआ, तो वो पहला वॉर था जहाँ पे हमने क्या देखा कि किसकी जीत हुई, मैसूर की हुई, हैदर अली की हुई, और उसमें हैदर अली ने ट्रिटी बनाया, तो वो ट्रिटी ऑफ मद्रास। उसके बाद सेकेंड एंग्लो वॉर भी हुआ, वापस देखा गया कि इसमें बहुत सारे जो लोग युद्ध हुई, बहुत सारे लोग मारे गए विद फॉर्च्यून्स, बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में, तो यहाँ पे दो कौन है, वापस एंग्लो मीन्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स हो गए और मैसूर वाले हो गए। तो टीपू डिफीटेड, यहाँ पे किसने डिफीट किया, अब यहाँ पे टीपू आ गए, मतलब हैदर अली के बेटे आ गए। तो इन्होंने डिफीट किया बैली विलियम्स, का पूरा नाम है विलियम बैली। ठीक है, तो ये बैली आ गए एट द बैटल ऑफ पोलीवर, यहाँ पे इन्होंने लड़ाई की। और दूसरा उसी साल उसी समय एक और दूसरे जगह में पोलियर के साथ साथ कुंभकोणम, किसके साथ लड़ाई थी, ब्रेथवेट। ये ब्रेथवेट, तो दो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जो थे विलियम बेलिस एंड ब्रेथवेट्स, इनके साथ लड़ाई हुई, और दोनों को इन्होंने क्या किया, बोथ वर टेकन प्रिजन, दोनों को ही इन्होंने प्रिजन बना लिया, बंदी बना दिया। किसने बनाया, टीपू सुल्तान ने बनाया। और कहाँ लेके गए, श्री गंगापट्टनम में, वहाँ पे ले गए। तो इसी तरह से क्या चीज़ देखा कि अगर दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने बंदी बनाई तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसी तरह से ये सर अय्यर कोर्ट जो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स कमांडर, उन्होंने बदला लेने के लिए कि अपने दोनों जो कमांडर्स थे उनको उन्होंने पकड़ के बंदी कैसे बना दी। तो इसी तरह ये वापस आए और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स कमांडर जो थे उन्होंने हैदर अली को डिफीट किया। कौन सा बैटल में, पोर्टो नोवा एंड आर्नी में। उसके बाद
हैदर अली जो थे वॉर के थ्रू उसमें ज़ख्मी हो गए और वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन टीपू सुल्तान ने लड़ाई को कंटिन्यू रखा। फाइनली द वॉर एंडेड, लेकिन बाद में वो वॉर एंड हो गया और वापस से इनके बीच में समझौता हुआ, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और इसका नाम रखा द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, विच रिस्टोर द स्टेटस ऑफ क्यून एंड बेलम। तो इसी तरह से जो इनकी जो स्टेटस थी इनको वापस दे दी गई, और इसी तरह से द ट्रीटी ऑफ गजेंद्र इन अप्रैल एंड द कंट्री बिटवीन द मद्रास, जो मद्रास ने पहले ट्रीटी बनाई थी। तो इसी तरह से ये चीज़ों के बीच में समझौता हुआ, सुलह हुआ, और ये चीज़ें वापस ब्रिटिशर्स को दे दी गई। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि वो आगे से उनको परेशान नहीं करेंगे, रूल और इन अपने एरिया को अपने अपनी एरिया में रहेंगे, वो अपने एरिया को रूल करेंगे, और मैसूर जो अपने एरिया में रूल करेंगे। लेकिन कभी भी ब्रिटिशर्स अपनी बातों में अड़े नहीं रहे। थर्ड एंग्लो वॉर भी वापस हुआ, और इसमें टीपू सुल्तान जो थे मैसूर ऑफ रूल द रूलर ऑफ मैसूर एंड एलाई, इनके साथ एलाई मीन्स इनको जो सपोर्ट किया, मैसूर को जो सपोर्ट किया वो थे फ्रांस ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि फ्रांस जो थे बहुत अच्छे दोस्त थे, टीपू सुल्तान के एक फ्रेंड बन चुके थे, साथ साथ वो ब्रिटिशर्स की दुश्मन भी थे इनडायरेक्टली, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको हराया और उनको कुछ ही एरिया दिया था रूल करने के लिए, और पूरा इंडिया जो है ब्रिटिश रूल कर रहे थे। तो इसीलिए फ्रांस जो थे हमेशा सपोर्टिव थे मैसूर के। तो दोनों ने मिलकर इन्वेड किया नियर बाय स्टेट्स ऑफ त्रवंकोर विच वॉज ब्रिटिश एलाई। जो ये एरिया जो था ये किसका था, ब्रिटिशर्स के अलायंस का था। मतलब ट्रेवेंकोर का जो रूलर था वो किसके साथ मिला हुआ था, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में था। तो इसी तरह से इनके साथ लड़ाई हुई। ब्रिटिश फोर्स वे कमांडेड बाय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ। तो उस समय उसकी युद्ध में वो जो कंट्रोल जो कमांडर था वो कौन था ब्रिटिशर्स का, जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ, वो खुद थे। द रिजल्टेंट वॉर लास्टेड 3 years। जो युद्ध हुई वो लगभग 3 साल, एंड रिसाउंडिंग डिफीट्स ऑफ मैसूर, और उनकी हार मतलब इस तरह से कि अब वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ गए। द वॉर एंडेड विद अगेन, फिर से इसमें कोई आवाज़ नहीं, मतलब चल रही थी 3 years बहुत, और वापस इसको एंड किया गया और ट्रीटी हुई इसके बीच में श्रीरंगापट्टनम। इसके अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान को अपनी आधी किंगडम जो थी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी, और उसकी अलायंसेस को मतलब ट्रेवंकोर को देनी पड़ी, क्योंकि मैसूर के साथ फ्रांस मिल के इसके साथ लड़ा था। फिर बाद में हमने क्या देखा कि गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आ गए, फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी, और ये वॉर कब तक चलता रहा, कहा गया द वॉर एंडेड आफ्टर द वॉर लास्टेड 3 years एंड वॉज रिसाउंडिंग, जहाँ पे कोई मतलब शोरगुल नहीं, बस लंबी युद्ध चल रही थी। और इसके एंड में श्रीरंगापट्टनम में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके थ्रू टीपू सुल्तान को पूरी की पूरी अपने राज्य में से आधे राज्य उनको देना पड़ा, और इसी तरह से ये थर्ड एंग्लो वॉर एंड हुआ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई। थर्ड में हमने देखा कि टीपू सुल्तान को उनको अपनी आधी प्रॉपर्टी उनको देनी पड़ी, और उनके अलायंसेस को मतलब त्रिवेंकपुरम को देनी पड़ी। अब आता है फोर्थ एंग्लो वॉर जो हुई, इसमें देखा गया सो द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान एंड फारदा। इसमें टीपू सुल्तान की डेथ और उसके बाद मैसूर जो था टेरिटरी वो धीरे धीरे कम होता गया, छोटा होता गया। मैसूर अलायंसेस जो थे फ्रांस के साथ वॉज सीन एज अ थ्रेट। ये भी एक देखा गया कि एक अच्छा खासा थ्रेट था किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस को नहीं रोकेंगे तो वो मैसूर को कंट्रोल कर लेता। तो मैसूर को कंट्रोल करने के लिए कौन चाह रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश चाह रहा था। तो इसी तरह से मैसूर वॉज अटैक फ्रॉम ऑल 4 साइड। तो इसी तरह से ये थ्रेट जो था वो उनको बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था ब्रिटिशर्स को कि फ्रांस को भी हराएंगे और टीपू को भी हराएंगे। तो इसी तरह से टीपू आर्मी जो था, कहा गया जब ये युद्ध हुई थी तो 4:1, मतलब टीपू के पास कितने थे सोल्जर्स, 35,000, वहीं पे ब्रिटिशर्स के पास थे 60,000 सोल्जर्स, ट्रॉप्स मीन सोल्जर्स। साथ में ये अकेले नहीं लड़े थे, इनके साथ कौन था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एंग्लो वॉर में ब्रिटिशर्स ने इनको कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने हैदर अली को सपोर्ट किया था। फिर बाद में इनको
ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार जो है उनको क्या करना पड़ा, ब्रिटिशर्स की साथ देनी पड़ी। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को उन्होंने ब्रिटिश ने अपने साथ मिलाया, मराठा को मिला लिया अपने साथ में। तो इसी तरह से द ब्रिटिश वॉन अ डिसिसिव विक्ट्री। अब ये तीनों साइड से लड़ेंगे। वन साइड से कौन आएगा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद लड़ेंगे, वन साइड से मराठा आएंगे और ब्रिटिशर्स रहेंगे वन साइड में। तो कहा गया ये जो लड़ाई थी ये बहुत ही सोची समझी कि बस ये लास्ट स्टेप था कि इसको हराना है, बस एक लास्ट ब्लो था ताकि वो पूरी तरीके से कहे कि अब मैसूर जो है वो उनके अंडर में आ गया, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। विक्ट्री एट द सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और इसी तरह से पूरी की पूरी जीत ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की हो गई। टीपू वॉज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी। टीपू लेकिन वो लड़ता रहा, भले उसकी सोल्जर्स कम थे लेकिन फिर भी अंत तक, जब तक उसके पास उसके साहस थी तब तक वो लड़ता रहा अपनी सिटी को, अपने पैलेस को बचाने के लिए। मच ऑफ द रिमेनिंग, लेकिन उसके मरने के बाद मैसूरम जो थे, जो एरिया था उनका, वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया, निज़ाम को दिया गया क्योंकि निज़ाम ने उनको हेल्प किया था, मराठा को दिया, मराठा ने हेल्प किया था। एंड द रिमेनिंग कोर्ट जो बच गया अराउंड मैसूर एंड श्रीरंगपट्टनम वॉज रिस्टोर्ड टू द इंडियन प्रिंसेस। और जो बचा हुआ था, जो आसपास के इंडियन प्रिंसेस थे, उनके पास चला गया। कौन थे उस समय वो, वादियार डायनेस्टी कहा जाता है। वादियार डायनेस्टी जो थे, यही डायनेस्टी जो थे मैसूर के ओनर, रियल रूलर थे। हैदर अली एक्चुअली जो थे वो उनका जो था वो सेनापति था, क्योंकि उनके जो रूलर जो थे, इनका जो किंग था वो इतना मतलब ज़्यादा बीमार थे, कमज़ोर थे, और लड़ाई में युद्ध में मारने के कारण जब उनके पास कोई उनका सक्सेसर नहीं था, तब हैदर अली ने अपने आप को किंग घोषित किया था। तो इसी तरह से उनके बाद उनका पूरा एरिया जो था, थोड़ा रिमेनिंग एरिया वादियार उन्हें उनके पास चला गया। आस्ता से कहा गया इन लोगों ने रूल कब तक की, टिल 1947 तक, जब तक इंडिया आज़ाद हुआ और जब तक इंडिया जो है ये एरिया इंडिया से मर्ज नहीं हुआ, तब तक इन्होंने रूल किया उसके अंदर में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि फिर बाद में ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वापस शुरू हो जाएगा, दूसरा वॉर शुरू हो जाएगा, एंग्लो मराठा वॉर। तो इससे तो अच्छा है कि हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आज हमने आज एंग्लो कर लिया, एंग्लो मैसूर, फिर हम नेक्स्ट करेंगे मराठा वॉर। ठीक है, टिल देन टेक केयर।